दोस्तों, कोरोना संकट शुरू होने के बाद ऐसा लगा कि देश भर के विश्वविद्यालय इस लॉकडाउन की स्थिति से इसलिए प्रभावित नहीं होंगे कि उनकी कक्षाएं शिक्षक घर बैठे ही चलाते रहेंगे, या कि विश्वविद्यालयों में चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई की परिपाटी पहले से है, इसलिए छात्रों की कक्षाएं बाधित नहीं होंगी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि प्रायः अधिकांश विश्वविद्यालय अधिक से अधिक यह ही कर पा रहे हैं कि अपने वेबसाइट्स पर शिक्षकों से ई कंटेंट्स इनवाइट करके डाल दें। यूँ तो यूजीसी पिछले 3 वर्षों से देश भर के विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध कर रही है कि अपने शिक्षकों को वो प्रोत्साहित करें कि अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन कंटेंट्स उनके द्वारा अपलोड किया जाए। लेकिन 99% विश्वविद्यालय इसमें बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए। आनंद फानंद में एक दो विश्वविद्यालय, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की जब यह सूचना अखबारों में छपी कि वो व्यापक योजना के तहत ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, तो उनकी सूचना में ऑनलाइन शिक्षा के कई पहलू थे। मसलन गूगल क्लास, यूट्यूब चैनल, जूम चैनल्स, ई कंटेंट्स, शिक्षकों द्वारा कुछ स्टूडियो से सीधे प्रसारण, रेडियो प्रसारण। परंतु जब अन्य विश्वविद्यालय उस समाचार को पढ़ के नकल करने की तैयारी किए, तो उसमें से जितना वो समझ पाए उतना ही लागू कर पाए। सबसे आसान मॉडल जो ऑनलाइन पढ़ाई का तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने बनाया, वो ये कि अपने वेबसाइट पे शिक्षकों से जो भी कंटेंट छात्रों को मदद कर सके, जिससे कि वो कोर्स पूरा न होने की शिकायत न करें, डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका ओरिजिनल ही हो। इस छूट से बड़े थोड़े समय में ढेर सारा मैटर यद्यपि इकट्ठा तो हो गया, लेकिन ये वही मैटर थे जो छात्र स्वयं गूगल सर्च पर जा कर के प्राप्त कर सकते थे। प्रायः हर कक्षा में, विश्वविद्यालय की हर कक्षा में 25 से 30% छात्र ऐसे होते हैं जो गूगल, विकिपीडिया का भरपूर उपयोग करते हैं। अर्थात उन्हें मालूम होता है कि बढ़िया से बढ़िया कोर्स मटेरियल हम अगर सिलेबस के टॉपिक को गूगल सर्च में ही केवल टाइप कर दें, तो ऊपर से जो 2-3 मटेरियल हैं वो सबसे अच्छे मटेरियल होते हैं। ऊपर से 2-3 मटेरियल इसलिए चूँकि वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको सर्वाधिक सर्च किया जाता है। इस प्रकार बड़े थोड़े समय में हमने ढेर सारा कंटेंट अपने वेबसाइट्स पे डाल दिया, लेकिन यह एक बहुत अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता को पूरा करने वाला नहीं था। यद्यपि बहुत सारे शिक्षकों ने ऐसा भी बताया कि वो ऑनलाइन कक्षाएं व्हाट्सएप के माध्यम से पहले से ही ले रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि शायद यह सब मटेरियल वह पहले से ही अपने छात्रों को अपने लेक्चर्स के साथ साथ, जैसा कि होता है कि शिक्षक जब कोई व्याख्यान देने जाता है तो पहले या बाद में अपने व्याख्यान को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ पीपीटी या कुछ ऐसे ही मटेरियल गूगल से रेफरेंस के तौर पर बता देता है, जो छात्र डाउनलोड कर लेते हैं। व्यापक तौर पे जो विश्वविद्यालय कार्यक्रम बना पाए, उनके वो वही विश्वविद्यालय थे जो पहले से ही ऑनलाइन प्रक्रिया से वाकिफ थे।
इसके लिए पिछले 2-3 साल से वास्तव में यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से वो निरंतर हर दिन अपने आईसीटी और ऑनलाइन प्रक्रिया को इनरिच कर रहे थे। उन्होंने अपने शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर रखा था, जो इस अकस्मात उत्पन्न हुई परिस्थिति में अपने पूर्व के प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं लेने में सक्षम हुए, छात्रों से संपर्क साधने में सक्षम हुए। व्हाट्सएप ग्रुप यदि कोई था तो उसका बदले माहौल में कैसे प्रयोग करके इससे पढ़ने पढ़ाने में और बेहतर ढंग से प्रयोग किया जाए, इसमें सक्षम हो सके। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद 90% से ज़्यादा विश्वविद्यालय पिछले 10 वर्षों में भी ऑनलाइन एजुकेशन या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे किसी प्रकार का कोई प्रयास कर ही नहीं पाए। दरअसल पिछले 10 वर्षों से यूजीसी लगातार यह प्रयास कर रही है कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग हो। लेकिन स्थानीय स्तर पर उन विश्वविद्यालय फंड्स तो दे सकती है, आपको कंप्यूटर्स मुहैया करा सकती है, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे हो, उसका रख रखाव कैसे हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ छात्रों और शिक्षकों को कैसे प्राप्त हो, इसके लिए योजना तो विश्वविद्यालय को ही बनाना होगा। पर दुखद यह रहा कि अधिकांश विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत तमाम कंप्यूटर्स इकट्ठा किए, लेकिन उनके समुचित देखभाल के अभाव में, या यूं कहें कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर ऐसी किसी इच्छा शक्ति के अभाव में, जिससे कि उनका अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर उपयोग छात्रों और शिक्षकों के लिए हो सके, यह सारा विनियोजन दरअसल बिल्कुल अनावश्यक साबित हुआ। वास्तव में किसी भी विश्वविद्यालय में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, विश्वविद्यालय के पास योजना हो। जैसे अनेक विश्वविद्यालयों ने यहाँ तक कि अपने शिक्षकों को लैपटॉप बांटा, लेकिन लैपटॉप बांटने के साथ चूंकि उनकी कोई ऐसी योजना थी ही नहीं उनके दिमाग में, इसलिए इस लैपटॉप को प्रयोग करने को शिक्षक कैसे बाध्य हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेपरलेस ऑफिस अगर शुरू किया जाता, सूचनाएं कागज पे ना आकर के अगर इंटरनेट के माध्यम से ईमेल पर ही आती, या दोनों चलती रहती और धीरे धीरे कागज वाली व्यवस्था धीरे धीरे विड्रा की जाती, तो यह एक उदाहरण है। इसके अलावा अनेक ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थीं जिससे कि शिक्षक अपने लैपटॉप को प्रयोग करने को बाध्य हो और धीरे 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 उसको यह पता चल जाए कि यह ऑनलाइन या पेपरलेस व्यवस्था वास्तव में बड़ा ही सुविधाजनक है। परंतु ऐसा हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप हर तीसरे साल, हर 5वें साल विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनेक कंप्यूटर्स आते रहे, लेकिन उनका कभी समुचित उपयोग हो ही नहीं सका। हर विभाग में कंप्यूटर लैब स्थापित हुए। आज के 5 साल पहले हर विभाग में अनेक विश्वविद्यालय, लगभग देश के सभी विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित हुए, एलसीडी प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यह सब होने के बाद भी आज तक शायद ही किसी विभाग में और शायद ही कभी कोई लेक्चर ऑनलाइन या कंप्यूटर्स या आईसीटी के मदद से, यहाँ तक कि पीपीटी का भी प्रयोग प्रायः नहीं होते देखा जाता है। यूट्यूब या टेडेक्स या दूसरे ऐसे एनपीटीईएल या इनफ्लिपनेट के उपयोग की तो बात ही दूर है। तो आज ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग करने की स्थिति में दरअसल हमारे 90% विश्वविद्यालय है ही नहीं। परिणाम स्वरूप इस चूहा दौड़ में अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए या अपने को वास्तव में
इंगेज दिखाने के लिए हम इनके कुछ न कुछ प्रयास प्रायः अखबारों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हमारे देश में 1991 में ही जब यूजीसी ने इन्फिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क प्रारंभ किया, जिसमें करोड़ों रुपए उस समय इन्वेस्ट हुए थे, एक एक्सक्लूसिव सैटेलाइट चैनल का इस्तेमाल केवल इन्फिबनेट के लिए सुनिश्चित हमारी भारत सरकार ने किया था। वास्तव में उस समय भी दुनिया भर में हम पहले देश थे जिन्होंने अपने शिक्षकों, अपने विश्वविद्यालयों, अपने महाविद्यालयों के लिए इतना दूरदृष्टि और इतना सघन विज़न तैयार किया था। यह बात अलग है कि उसके बाद NPTEL भी आया, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, जो 7 IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे, गुवाहाटी और रुड़की की मदद से सन 2003 में शुरू हुआ, जिसमें तमाम टेक्निकल और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के कुछ विषयों के लेक्चर्स निरंतर अपलोड किए जाते रहे। ऑनलाइन शिक्षा की वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद भारत सरकार ने स्वयं और स्वयं प्रभा नामक ऐसे योजनाओं को शुरू किया, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, जिनके माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों देश भर के चुनिंदा विश्वविद्यालयों और उनके प्रोफेसर्स से सर्वोत्कृष्ट स्टडी मटेरियल से रूबरू हो सकें। स्वयं प्रभा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। इसके अंतर्गत 32 DTH चैनल लगातार 24 घंटे 6-6 घंटे के 4 विषयों के स्लॉट में संचालित होता रहता है। यानी कोई भी छात्र घर बैठे अपने विषय और अपनी आवश्यकता के हिसाब से देश के चुनिंदा प्रोफेसर्स और चुनिंदा विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए विभिन्न ऑनलाइन मटेरियल्स को पढ़ सकता है, सुन सकता है, उनको रिकॉर्ड कर सकता है, उनको बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देख सकता है और उनसे अधिकाधिक लाभ उठा सकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को करोड़ों रुपए इसके लिए दिए भी गए कि अपने विभिन्न विभागों में वो टीवी इंस्टॉल करें। ऐसा हुआ भी। अनेकों विश्वविद्यालयों में सैकड़ों सैकड़ों LCD पैनल्स इंस्टॉल किए गए, लेकिन दरअसल इस जानकारी के अभाव में कि इनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो, यह सारे विनियोजन बिल्कुल विफल रहे। दरअसल स्वयं प्रभा के 32 चैनल पर जो अलग अलग विषयों के लिए डेडिकेटेड हैं और जिनका एक पूरा साप्ताहिक शेड्यूल प्रायः प्रदर्शित होता है, प्रायः इंटरनेट पर आता है, छात्रों को जब तक पता नहीं होगा कि किस टॉपिक के लिए कौन सा लेक्चर किस स्लॉट में किस घड़ी में आने वाला है, तब तक वह उसका उपयोग कैसे करेगा। दरअसल छात्र जिसे हम कहते हैं कि उसके पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसके लिए यह बड़ा ही चुनौती भरा काम है। लेकिन इसको आसान करना भी बहुत आसान है। यदि हमारे शिक्षकों को इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशिक्षित करता, हमारे शिक्षक उससे परिचित होते और अपने टॉपिक के हिसाब से वो इन चैनल्स का उपयोग करते, तो निश्चय ही उन्हें यह मालूम होता कि किस टॉपिक से संबंधित कौन सा लेक्चर किस स्लॉट में किस चैनल पर आने जा रहा है। और इसकी सूचना छात्रों को शिक्षक पहले से ही चाहे क्लास में चाहे व्हाट्सएप पे प्रदान कर सकता था, जिससे छात्र अपने घर में अपने टीवी पर या अन्य माध्यमों से, यहाँ तक कि मोबाइल पर भी इसका उपयोग कर सकता था। दरअसल यह जो समस्या सबसे बड़ी हम अक्सर नाम लेते हैं कि हमारे छात्र बेचारे इतने काबिल नहीं हैं, या गांव से आने वाले छात्र जिनके पास तमाम सुविधाएं, यहाँ तक कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो इसका उपयोग कैसे करें। इसका भी समाधान बड़ा ही आसान है।
विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 500-500 कंप्यूटर खरीदने का प्रावधान केवल इसलिए किया कि वो प्रवेश परीक्षाएं ले सकें। अगर प्रवेश परीक्षा से ज़्यादा वरीयता उन 500 कंप्यूटर को इस बात के लिए दे दी जाए कि हमारे छात्र प्रतिदिन टाइम टेबल के हिसाब से इन कंप्यूटर्स पर आएंगे, बैठेंगे, इनका उपयोग करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे और वहाँ 2 कर्मचारी होंगे जो हमारे छात्रों की समस्याओं को उनकी मांग के अनुसार दूर करेंगे या उन्हें शनय शनय प्रशिक्षित करेंगे। तो बड़े आराम से हमारे हजारों छात्र, यहाँ तक कि महाविद्यालय के छात्र भी इन 500 कंप्यूटर वाले या 100 कंप्यूटर वाले लैब्स में जो जिन्हें हम स्लॉट्स में बांट करके अपने छात्रों को मुहैया करा सकते थे, निश्चय ही यह उनके लिए वरदान साबित होता। ऐसे अनेक महाविद्यालय जिनके यहाँ 5000 छात्र हैं और मात्र 50 कंप्यूटर्स के लैब हैं, उन्होंने भी अपने छात्रों के लिए विभिन्न टाइम टेबल और स्लॉट्स का इस तरह से वितरण किया है कि हर छात्र को सप्ताह भर में 10 से 20 घंटे कंप्यूटर पर काम करने का मौका मिल जाता है। तीव्र गति के इंटरनेट और मेंटेन कंप्यूटर पर काम करते हुए यह छात्र जो बीए और एमए में पढ़ता है, धीरे धीरे वह कंप्यूटर में पारंगत हो जाता है और इतना पारंगत यानी बेसिक जानकारी हो जाने के बाद वह इस काबिल हो जाता है कि अपने घर में बैठकर ही गूगल पर या विकिपीडिया से ये सारे चीज़ों को खोज सके, उनका उपयोग वह कर सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे विश्वविद्यालय यूजीसी से कंप्यूटर तो ले लिए, लेकिन कोई योजना नहीं बना पाए कि इन कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे छात्र, हमारे शिक्षक अधिक से अधिक कैसे करें। दुनिया में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होने जा रही है जब किसी शिक्षण संस्था या किसी भी संस्था के पास किसी तरह की वित्तीय कमी या इनसफिशियंसी होगी ही नहीं। वित्तीय इनसफिशियंसी तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को भी होती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि जो भी वित्तीय क्षमता किसी भी संस्था के पास है, उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर लिया जाए, जिससे कि उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ाया जा सके। प्राइवेट संस्थाएं यही करती हैं और जो एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंट अपने ही लोगों से होते हैं और उनके द्वारा ऐसी योजनाएं बना ली जाती हैं कि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज का ही सर्वोत्तम उपयोग होते हुए उनके छात्रों और शिक्षकों को बिना रोए गाए, बिना शिकायत किए अनेक प्रकार के लाभ शनय 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 मिलते जाएं और एक दिन जब कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह अपने पांव पर खड़े होने में शिक्षक को यह कोई परेशानी नहीं होती कि छात्रों से कैसे संपर्क करें, छात्रों को अब क्या देना है, कैसे देना है। अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए छात्रों तक पहुंचकर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से निश्चय ही इस लॉकडाउन की स्थिति में जितने भी व्यवधान उत्पन्न हुए हैं हम उनको दूर कर सकते थे, परंतु ऐसा हो न सका चूंकि हम उसके लिए अनेक अवसर मिलने के बाद भी पिछले 10 वर्ष से लगातार यूजीसी के प्रयास के बावजूद भी हमने इसको कभी कान दिया ही नहीं। अब प्रश्न है कि आज की स्थिति में अब हम क्या करें। अब भी समय है, अब भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं या जो अच्छे संस्थान कर रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि प्रत्येक विभाग अपने शिक्षकों के साथ घर बैठे ही जूम या वेबएक्स या गूगल मीट के माध्यम से अपनी बैठक करे। इस बैठक में वह अपनी आवश्यकता बताए और तय करे कि कितने 10, 15, 20 कक्षाओं की उसे आवश्यकता है जिसमें वह अपने छात्रों को भरपूर मदद उसके कोर्स को लेकर के, उसके पढ़ाई को लेकर के, उसकी जिज्ञासाओं को लेकर के कर सकता है। अब यह प्रश्न उठेगा कि वो टीचर्स, वो शिक्षक जो इन सब विधाओं से बिल्कुल परिचित नहीं है, उनके लिए क्या करें। निश्चय ही हर विभाग में 2-4 ऐसे लोग होंगे जो इन विधाओं से पूरी तरह से परिचित हैं। प्रत्येक शिक्षक के साथ हम एक शिक्षक या एक से अधिक शिक्षक को
हम अटैच कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि उस शिक्षक को 2-3 दिन में वह प्रशिक्षित कर ले और उनको वह निरंतर मदद करे, जिससे कि घर बैठे ही वो अपनी कक्षाएं इन विभिन्न सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से संचालित कर सकें। इसके पश्चात छात्रों के साथ बैठक करना उचित होगा। छात्र प्रायः इस काबिल हैं, अगर नहीं पूरे छात्र तो कुछ छात्र, बाकी छात्र जो ऑनलाइन नहीं आ सकते उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से हम सूचित करें कि उनके लिए अब बदली परिस्थिति में हम इस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हैं। एक टाइम टेबल बनाएं, एक चार्ट बनाएं, जिसमें सभी छात्रों को यह मालूम हो सके कि उनके ऑनलाइन क्लासेस कब, किन तिथियों में, किन टॉपिक्स के लिए होने जा रहे हैं। गूगल क्लास के माध्यम से बड़े ही अच्छे ढंग से हम असाइनमेंट्स भी अपने छात्रों को दे सकते हैं। असाइनमेंट्स को छात्र सबमिट करें, उनका मूल्यांकन भी गूगल क्लास सॉफ्टवेयर पर भी, जो मुफ्त अवेलेबल है, इस पे हमारे शिक्षक कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरे इंटरैक्शन के माध्यमों से भी हम छात्रों को मदद कर सकते हैं। मसलन छात्र गूगल क्लास पर कभी भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिसे शिक्षक जब देखे तब उसका उत्तर दे सकता है। ये तमाम फ्री अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें एक भी पैसा विश्वविद्यालय को खर्च नहीं करना है, जिसमें एक भी विश्वविद्यालय शिक्षक को खर्च नहीं करना है, क्योंकि उसका तो 2 GB का फ्री जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल ही नहीं होता, या इस समय 101 रुपये में 12 GB फ्री एक शिक्षक खरीद सकता है, जो प्रायः उसके गूगल क्लासेस के लिए या उसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोर देन एनफ होगा। इस प्रकार पहली आवश्यकता कि हम अपनी मीटिंग शिक्षकों के साथ करें, दूसरी आवश्यकता कि हम छात्रों से करें, और तीसरी आवश्यकता कि वो शिक्षक जो इन विधाओं में पारंगत हैं, उनके साथ वो शिक्षक जो इसमें पारंगत नहीं हैं, उनको अटैच करते हुए हम लगातार छात्रों से ऑनलाइन संपर्क बनाएं, उन्हें अपनी योजना के अनुसार ऑनलाइन कंटेंट्स दें, उनसे संवाद करें, लेक्चर्स डिलीवर करें, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानें, उनके प्रश्नों को सुनें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और यहाँ तक कि उन्हें असाइनमेंट भी दें, जिसका मूल्यांकन शिक्षक घर बैठे ही कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। यह सभी प्रक्रियाएं आज की तारीख में इतना आसान है, जिसे कि बच्चे पूरी तरह से क्लास 6, क्लास 7 के बच्चे पूरी तरह से समझ करके फॉलो कर रहे हैं। निश्चय ही विश्वविद्यालय का शिक्षक 3 घंटे के प्रशिक्षण में इन चीज़ों को सीख जाएगा, और जैसे जैसे वह इसका प्रयोग करेगा, इसमें वह पारंगत होता जाएगा। इस प्रकार जुलाई या अगस्त, जिसके बारे में अभी हम योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन आज भी आश्वस्त नहीं है कि वास्तव में हम अपनी योजनाएं क्रियान्वित कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे अनसर्टेनिटी की दशा में निश्चित ही हमारा एक योजनाबद्ध प्रयास हमारे सीमित संसाधनों, सीमित अनुभवों के बावजूद हमें ऐसा अवसर और ऐसी परिस्थितियां मुहैया करा सकता है, जिसमें हम वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर सकें।